हेलो गाइस, आप देख रहे हैं इजी लीगल और आज हम जानेंगे मेंटेनेंस के बारे में। अक्सर लाइफ में एक फैमिली में यूजुअली हस्बैंड और वाइफ के अंदर भेदभाव होते ही रहते हैं, यानी कि झगड़ा वगैरह सब होता ही रहता है। और कभी कभी यही झगड़ा डाइवोर्स को लीड करता है। समटाइम्स इट लीड्स टू डाइवोर्स अमॉन्ग अ हस्बैंड एंड अ वाइफ। उस केस में अगर वाइफ अनएम्प्लॉयड हो, वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही, तो उस केस में क्या मेंटेनेंस वाइफ को मिलता है? अगर मिलता है तो किससे मिलता है, कैसे मिलता है, यही आज हम जानेंगे मेंटेनेंस के अंदर। नॉट ओनली अबाउट वाइफ, वी विल बी नोइंग अबाउट मेंटेनेंस प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स एज वेल। यही मेंटेनेंस फॉर द वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स डील किया गया है सेक्शन 125 ऑफ द CRPC के अंडर। सेक्शन 125 ऑफ द CRPC प्रोवाइड्स फॉर द ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। देखिए स्क्रीन में आपको पता चल जाएगा कि क्या बोलता है सेक्शन 125। सेक्शन 125 सबसेक्शन 1 ये कहता है दैट इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है, उसका सोर्स ऑफ इनकम है, उसके पास इतना पैसा है कि वो तब भी नेग्लेक्ट करता है यानी कि मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है मेंटेन करने को। किसको? क्लॉज ए के अंडर, हीज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। अगर एक व्यक्ति जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है फॉर लिविंग, जो कि अपने डाइवोर्स्ड वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देता है, जो कि खुद को मेंटेन करने का उसका कैपेबिलिटी नहीं है, वाइफ को खुद का मेंटेन करने का कैपेबिलिटी नहीं है उसके पास। या फिर क्लॉज बी के अंडर, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड, माइनर चाइल्ड, अगर खुद का बच्चा हो या फिर अडॉप्टेड बच्चा हो जो कि मैरिड ना हो, माइनर हो, मैरिड हो या ना हो लेकिन माइनर हो, अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही या फिर कर पा रहा हो, उसको मना कर देता है मेंटेनेंस देने से। या फिर क्लॉज सी के अंडर, ही इज़ लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड not being a married daughter who has attained majority, where such child is by the reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास sufficient means for living हो लेकिन फिर भी वो अपने legitimate और illegitimate child यानी कि अपने या फिर adopted child को not being a married daughter, जो कि जिसका मैरिज ना हुआ हो लेकिन उसने मेजॉरिटी अटेन कर लिया है, यानी कि वो 18 साल के ऊपर हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, सच चाइल्ड इज़ बाय द रीज़न ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मेलिटी, यानी कि उसको कोई भी कारण, कोई भी फिजिकल या फिर मेंटल अबनॉर्मेलिटी के कारण से या फिर कोई इंजरी के कारण से वो अगर खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है, इस केस में उसके फादर का ये ड्यूटी बनता है कि वो उसको मेंटेनेंस दे, मंथली अलाउंस दे। ठीक है। और क्लॉज डी के अंदर, हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी कि एक व्यक्ति जिसका सफिशिएंट मीन्स है फॉर हीज ओन लिविंग लेकिन वो अपने माँ बाप को नहीं देख पा रहा है, वो अपने माँ बाप को नहीं देख रहा है, वो अपने माँ बाप को मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो इस केस में क्या होगा? अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC जो होता है, उनके अंडर ये मेंटेनेंस के केसेस डील किए जाते हैं। एक JMFC ये मेंटेनेंस के केसेस देखता है। सिंस द मेंटेनेंस इज़ ऑफ जुडिशियल कैरेक्टर, देयरफॉर ऑल द केसेस ऑफ मेंटेनेंस आर डील्ड अंडर अ JMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या करता है? मे अपन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूज़ल, अगर उसके पास सफिशिएंट प्रूफ है कि वो व्यक्ति जिसके पास सफिशिएंट मीन्स होता है फॉर अ लिविंग, वो अपने वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देता है, या फिर उसके लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड जो कि मैरिड हो या फिर ना हो उसको मेंटेनेंस नहीं देता है,
या फिर उसके लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड जो कि मेजॉरिटी एज अटेन कर चुकी है लेकिन मैरिड नहीं है, उसको मेंटेनेंस नहीं देता है, या फिर एक व्यक्ति जिसके पास सफिशिएंट मींस फॉर इज लिविंग है लेकिन वो अपने माँ बाप को नहीं देखता है, वो अपने माँ बाप को मेंटेनेंस नहीं देता है। तो इस केस में मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास ये पावर है कि वो प्रूफ देखकर ऑर्डर दे सकता है वैसे व्यक्ति को मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस का मंथली अलाउंस देने का टू हीज़ वाइफ और सच चाइल्ड और हीज़ फादर और मदर, जिसका भी ये केस हो सके, या ईदर वो वाइफ हो या फिर उसके चाइल्ड हो या फिर उसके फादर या फिर मदर हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। एट सच मंथली रेट, मंथली अलाउंस ऐसा दे सकता है जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ठीक लगे। एट सच मंथली रेट नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज़ इन द होल एज द मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट, जैसा मजिस्ट्रेट को ठीक लगे वैसा वो मंथली रेट दे सकता है। ये जो नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज़ है ये पहले था, वो अमेंडमेंट के बाद अभी उठ चुका है, ये है नहीं। नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज़ ऐसा कोई रूल नहीं है कि अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये फिक्स कर सके कि 500 रुपीज़ से कम दे या फिर ज़्यादा दे, जैसा ठीक लगे। अक्सर देखो, अगर वाइफ अपने बच्चों को भी मेंटेन कर रही हो, अपने आप को भी मेंटेन करना है उसको, तो 500 के रुपीज़ के अंडर तो होगा नहीं ना, तो अभी वो अमेंडमेंट हो चुका है। एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट एंड टू पे द सेम टू सच पर्सन एज द मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट, जैसे मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा वो उसे टाइम टू टाइम वैसा ही पे करना है, मेंटेनेंस पे करना है। प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट मे ऑर्डर द फादर ऑफ अ माइनर फीमेल चाइल्ड as referred to in clause B to make such allowance until she attains her majority if the magistrate is satisfied that the husband of such minor child if married is not possessed of sufficient means। यानी कि यहाँ पे एक और कंडीशन दिया गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ये पावर भी है कि वो उस माइनर डॉटर के फादर को भी ये ऑर्डर दे सकता है कि जब तक वो अपना एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन नहीं कर लेती और उसके हस्बैंड के पास सफिशिएंट मींस फॉर लिविंग नहीं है, जब तक उसके हस्बैंड को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जाता है, तब तक तुम्हें भाई अपने बेटी को मेंटेन रखना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मेंटेनेंस देना, यू आर बाउंड बाय द लॉ टू गिव मेंटेनेंस टू योर डॉटर, माइनर डॉटर, इवन इफ शी इज़ मैरिड एंड हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी। यहाँ पर हमने जो सबसेक्शन में पढ़ा, जहाँ पर माइनर मेंशन किया गया है या फिर वाइफ मेंशन किया गया है, माइनर क्या कहता है, मीन्स अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि माइनर 18 साल के नीचे है, 18 साल से ऊपर नहीं हुआ है उसको। वाइफ का मतलब यहाँ पे क्या बोला गया था, वाइफ इंक्लूड्स अ वुमन हु हैज़ बीन डाइवोर्स्ड बाय or has obtained a divorce from her husband and has not remarried। एक वाइफ यहाँ पर इंक्लूड उसी को किया गया है जो कि डाइवोर्स हो चुका हो उसका, या फिर उसने डाइवोर्स लिया हो अपने हस्बैंड से, जो कि किसी और व्यक्ति से विवाहित नहीं होगी, वो सेपरेट, शी इज़ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड एंड लिविंग हर लाइफ अलोन और विथ हर चाइल्ड। सबसेक्शन 2 में क्या बोला गया, सच अलाउंस शैल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और इफ सो ऑर्डर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द मेंटेनेंस। अलाउंस कब से लागू होगा, जब से वो एप्लीकेशन फॉर द मेंटेनेंस दिया गया होगा कोर्ट के द्वारा। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर्ड फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, एनी सच मजिस्ट्रेट may from every breach of the order issue a warrant for levying the amount due in the manner provided for levying fines and may sentence such person for the whole or any part of each month's allowances remaining unpaid after the execution of the warrant to imprisonment for a term which may extend to 1 month or until payment if sooner made। यानी कि अगर उस व्यक्ति को जिसने कोर्ट ने ऑर्डर दिया होगा कि तू मेंटेनेंस दे अपने वाइफ को या फिर चाइल्ड को या फिर पेरेंट्स को, पर उसने उस ऑर्डर को नहीं मानकर मेंटेनेंस ना दिया हो, तो जज
JMFC जो होंगे केस के साथ डील कर रहे होंगे वो उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उसको इम्प्रिजनमेंट तक भी सेंटेंस सुना सकते हैं, वारंट इशू कर सकते हैं उसके अगेंस्ट अप टू 1 मंथ, विच मे एक्सटेंड अप टू 1 मंथ। अगर वो जेल में बैठे बैठे उसकी माइंड को ये स्ट्राइक करता है कि नहीं मैं पेमेंट कर दूंगा, 1 महीने वो जेल में रह चुका है, उसका नौकरी चला जा सकता है, वो पेमेंट कर देगा, वो मेंटेनेंस देगा, तो उसको जेल से निकाल लिया जाएगा। वो पेमेंट करने के लिए राज़ी हो गया है। अगर वो पेमेंट करने के लिए नहीं भी राज़ी हो रहा है तो उसको लिवाइंग पेमेंट यानी कि फोर्स से भी उससे मेंटेनेंस लिया जा सकता है, या उसका फ़ोन ले लिया जा सकता है, या फिर उसके कोई भी प्रॉपर्टी हो उसको लेकर, उसको बेचकर उससे जो पैसा आता है उसको अपनी वाइफ को दे सकते हैं मेंटेन करने के लिए, या फिर चाइल्ड को, या फिर उसके पेरेंट्स को। प्रोवाइडेड दैट no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application be made to the court to levy such amount within a period of 1 year from the date on which it became due। लेकिन अगर हस्बैंड आपको 1 साल से ज़्यादा हो चुका है ऑर्डर का, फिर भी वो आपको मेंटेनेंस नहीं दे रहा था, आप 1 साल के बाद जाकर कोर्ट में बोलते हो कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को 1 साल के ऊपर हो गया मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो क्या कोर्ट आपके इस बात को एंटरटेन करेगा? नहीं भाई, आप 1 साल से कर क्या रहे थे? आप कोर्ट आकर आप उसके खिलाफ़ कंप्लेन दे सकते थे कि उसने कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। आप 1 साल से बिना मेंटेनेंस लिए बैठे थे, तो आप खुद को मेंटेन कैसे करके रह रहे हो 1 साल से? 1 साल के बाद आपको याद आया कि मेरे हस्बैंड मेरे को मेंटेनेंस नहीं दे रहा और मैं नहीं सर्वाइव कर पा रही हूँ अपनी लाइफ, तो 1 साल से भाई जी कैसे रहते? तो इसीलिए ये एक पीरियड है 1 साल का जो कि कोर्ट ने यहाँ पे इम्पोज़ किया हुआ है कि 1 साल के अंदर अंदर कोर्ट का ऑर्डर अगर ऐसा पर्सन नहीं मानता है कि वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो उसकी वाइफ या फिर चिल्ड्रन या फिर पेरेंट्स आकर अंडर कोर्ट ऑफ लॉ ये बोल सकते हैं कि ये मेरे हस्बैंड या फिर फादर ने मेरे को मेंटेनेंस नहीं दिया, और उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जा सकता है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ये नोटिस देना चाहिए। Provided further that if such person offers to maintain his wife on condition of her living with him and she refuses to living with him, such magistrate may consider any grounds of refusal stated by her and may make an order under this section notwithstanding such offer if he is satisfied that there is just ground for doing so। इसके बाद ये भी कंडीशन एक है कि अगर हस्बैंड चाहता हो उसकी वाइफ के साथ रहने को, अगर हस्बैंड ने बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी वाइफ के साथ रहने के लिए, फिर भी वाइफ नहीं रहना चाहती अपने हस्बैंड के साथ, उससे अलग रहना चाहती है, उसको भाई मेंटेनेंस चाहिए, लेकिन उसके पास कोई रीज़नेबल ग्राउंड्स नहीं है उसको क्यों अलग रहना है, तो फिर कोर्ट ये एंटरटेन नहीं करेगा, कोर्ट उसको अलाउंस नहीं देगा, कोर्ट ये बोलेगा कि भाई तुम मेंटेनेंस लेने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हें हस्बैंड बोल रहा है एक साथ रहने के लिए, तो तुम क्यों नहीं रह रहे हो अगर कोई रीज़नेबल ग्राउंड्स है ही नहीं। लेकिन अगर वाइफ के पास ये रीज़नेबल ग्राउंड है कि उसको उसके हस्बैंड के पास रहना ही नहीं है, अगर उसको लग रहा हो कि अगर मैं इसके साथ कुछ और दिन रहूँगी तो ये मेरा मर्डर कर देगा, ये मेरा गला काट देगा, उसको डर होगा कि वो कुछ भी कर सकता है इसके साथ, तो फिर अगर कोर्ट को ये ठीक लगे, जज को अगर ये ठीक लगे कि हाँ इसके पास कोई रीज़नेबल ग्राउंड्स है कि ये इसके पास नहीं रहना चाहती, तो फिर कोर्ट एंटरटेन करेगा ऐसी बातों को और उसको अलाउंस देगा कि हाँ इसके हस्बैंड को इसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग सच ऑफर इफ़ ही सेटिस्फाइड दैट देयर इज़ सच ग्राउंड फॉर डूइंग सो। अगर उस जज को लगता है कि हाँ ये इसकी वाइफ इसके साथ नहीं रह सकती, इसको डर है इसके साथ रहने का, इसको कुछ भी कर दे सकता है या फिर कुछ ऐसा हो, तो ही। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? No wife shall be entitled to receive an allowance from her husband under this section if she is living in adultery or if without any sufficient reason she refuses to live with her husband or if they are living separately by mutual consent। सबसेक्शन 4 में ये कहा गया है कि अगर डाइवोर्स लेने के बाद कोई भी वाइफ एडल्ट्री में जी रही हो या फिर यानी कि किसी और के साथ जाके सेक्सुअल रिलेशनशिप करके बैठी हो, वहाँ पे किसी और के साथ नरे नरे वो जो भी हो कर रही हो, ठीक है, तो उस केस में उस वाइफ को कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। या फिर
वो कोर्ट को कोई भी रीज़नेबल ग्राउंड नहीं, सफिशिएंट रीज़न नहीं दिखा पा रही है कि वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, तो उस केस में भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे हस्बैंड बोल रहा है कि नहीं मुझे अपने वाइफ के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वाइफ बोले नहीं मुझे प्रॉब्लम है। लेकिन अगर उसको पूछा जा रहा है कि क्या प्रॉब्लम है भाई, वो बोले नहीं ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मुझे रहने का मन ही नहीं है। अरे ये क्या बात हुआ? आपको रीज़नेबल ग्राउंड्स शो करना पड़ेगा कोर्ट में वाइफ को कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती। द वाइफ हैज़ टू शो टू द कोर्ट ऑफ लॉ दैट शी कैन नॉट लिव विथ हर हस्बैंड बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़नेबल ग्राउंड्स। तीसरा कंडीशन ये है कि इफ़ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि हस्बैंड और वाइफ का म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हुआ हो तो भी मेंटेनेंस अलाउड नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर हस्बैंड को भी अलग रहना था वाइफ से, वाइफ को भी अलग रहना था हस्बैंड से, दोनों म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लिए थे, तो फिर मेंटेनेंस अलाउ नहीं किया जाएगा उस केस में। सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ in whose favor an order has been made under this section is living in adultery, or that without sufficient reason she refuses to live with her husband, or that they are living separately by mutual consent, the magistrate shall cancel the order। अगर कोई प्रूफ दिखा देता है कोर्ट ऑफ लॉ में कि कोई वाइफ एडल्ट्री में जी रही है, यानी कि किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश कर बैठी है, और दैट विदाउट सफिशिएंट रीजन से रिफ्यूजेस टू लिव विथ हर हस्बैंड, कोई भी रीज़न नहीं दिखा रहे कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहना ही नहीं चाहती, उसके पास कोई रीज़नेबल ग्राउंड नहीं, वो सिर्फ मना कर रही है कि भाई मेरे को मेरे हस्बैंड के साथ रहना ही नहीं है, मेरे को मेंटेनेंस चाहिए। अरे भाई हस्बैंड तो बोल रहा है मुझे तुम्हारे साथ रहना है, कोई रीज़नेबल ग्राउंड ही नहीं है तुम्हारे पास कि तुम क्यों नहीं रहना चाहते अपने हस्बैंड के साथ, सिर्फ मेंटेनेंस के लिए ही तुम्हें नहीं रहना हस्बैंड के साथ, तो भाई कोर्ट तुम्हें मेंटेनेंस देगा ही नहीं, मत रहो तुम अपने हस्बैंड के साथ, कैसे रहना है तुम जियो अपने एम्प्लॉयमेंट से। और दैट दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, अगर म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हों दोनों, तो फिर द मजिस्ट्रेट शैल कंसल्ट द ऑर्डर, अगर ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस मिल गया है वाइफ को तो फिर जज के पास ये भी पावर है कि वो उसको कैंसिल कर सकता है, शैल कैंसल द ऑर्डर। यही था सेक्शन 125 ऑफ CRPC के बारे में। नेक्स्ट हम दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।